वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर co-planar forces equal to 20 Newton, 30 Newton, 50 Newton, 70 Newton are acting on a square as shown in the figure of side 1 meter. Determine the magnitude, direction and position of the force which will keep the body in equilibrium. So यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है और डिफरेंट फोर्सेस दे रखी है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो पॉइंट्स अपेक्स पॉइंट्स है उनके नेमिंग कर देते हैं वर्टिसेस के ABCD। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स के हमने नाम रख दिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि इक्विलिब्रियम के लिए जो है हमें फोर्स निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन निकालनी है। सो हमें रिजल्टेंट निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है उसका एंगल निकालना पड़ेगा कि एंगल वो कितना बनाएगी विद हॉरिजेंटल, और उसके बाद हमें पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स कि जो आर है वो किस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेंट निकालनी है, तो रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर समीशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। ओके, उसके बाद हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम जनरल मेथड ऑफ कॉम्पोजिशन में करते हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 70 जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में लग रही है, यहाँ पर 70 न्यूटन फोर्स, और इसीलिए इसको प्लस लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ द 50 न्यूटन फोर्स। अब ये 50 न्यूटन फोर्स एज ए सेकेंड क्वाड्रेंट एक्ट कर रही है, और इसके अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट भी करें तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी द कॉज कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कॉज कंपोनेंट आएगा और वो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है। तो 50 कॉज ऑफ 60 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है इसलिए कॉज 60, एंड 30 न्यूटन का कोई कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, ये वर्टिकली लग रही है। फिर 20 न्यूटन की जो यहाँ पर फोर्स है वो हमारी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगी, तो 20 कॉज 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज 6232 न्यूटन। ओके, नाउ कैलकुलेट समीशन ऑफ एफ वाई। अब वाई के अलॉन्ग जो भी फोर्सेस लग रही है, अब 70 जो फोर्स लग रही है वो एक्स के अलॉन्ग लग रही है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। यहाँ पर 50 की बात करें तो वर्टिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 का कंपोनेंट आएगा साइन 60, और 30 जो है वो नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है तो -30, और जो हमारा 20 है उसका पॉजिटिव वाई की तरफ कंपोनेंट होगा 20 साइन 30। अब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 23.30 न्यूटन। ओके, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट दैट विल बी समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, सो 62.32 स्क्वायर प्लस 23.30 स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ से आर की जो वैल्यू है कैलकुलेट करके वो आ रही है 66.53 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हम निकालेंगे एंगल। एंगल विल बी tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। सो एफ वाई जो है वो है हमारे पास 23.30 न्यूटन और एफ एक्स है 62.32। ओके, तो यहाँ से अगर अल्फ़ा निकाले तो अल्फ़ा विल बी समथिंग लाइक 20.50 डिग्री। ओके, तो हमने डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर दी, हॉरिजेंटल के साथ जो है इंक्लिनेशन वो हमने निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा बचता है दैट इज़ द पोजीशन निकालनी बचती है। अब पोजीशन के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो रिजल्टेंट आया है वो कैसे हम मार्क करेंगे, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। दैट्स सपोज अब यहाँ पर जैसे हमने देखा जो वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ रही थी समीशन ऑफ एफ एक्स वो हमारी पॉजिटिव आ रही है, और जो एफ वाई की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आ रही है, तो मीन्स
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ वाई पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इधर आएगा, समीशन ऑफ एफ वाई इधर आएगा। अब जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ पर आएगी, दिस इज़ द आर, और जो एंगल है वो 20.50 डिग्री हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो इस डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट लगेगी। ओके, अब जो स्क्वायर हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है। लेट्स सपोज अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आर की वैल्यू है वो आ रही है, रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, लेट्स सपोज, और ये पॉइंट बी है हमारा, दिस इज द पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से लेट्स सपोज एक्स के डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, ये x जो है दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये x की वैल्यू निकालनी कि पॉइंट बी से वो कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा। पॉइंट ए पे भी ले सकते थे, वो आपकी चॉइस है, जिधर भी लेना, लेकिन डायरेक्शन जो है इसी तरफ रखनी पड़ेगी क्योंकि r जो है इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो हमें अब मूवमेंट निकालना है। लॉ ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट का मूवमेंट है अबाउट पॉइंट बी, दैट शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल। तो यहाँ से r इंटू एक्स जो है रिजल्टेंट का मूवमेंट आएगा अबाउट पॉइंट बी, और बाकी फोर्सेस का मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट बी। अब जो बी पे जो फोर्स लग रही है 50 न्यूटन फोर्स, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, और बी के अलोंग जो लाइन ऑफ एक्शन है वो 50 न्यूटन की भी यहीं से क्रॉस हो रही है, 30 न्यूटन की भी यहीं से क्रॉस हो रही है, 70 न्यूटन की भी बी पॉइंट से ही क्रॉस हो रही है। तो इन तीनों फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्स जो जिसका इफेक्ट आने वाला है वो है 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन के अगर हम कंपोनेंट्स कर ले तो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट हमारा एक्स की डायरेक्शन में होगा दैट इज़ 20 कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाई की डायरेक्शन में होगा 20 साइन 30। तो ये कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ से पॉइंट बी तक इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमारी एक्स वाले कंपोनेंट की इधर होगी, और वाई वाले कंपोनेंट की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इन लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन, दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना अगर हम चाहे तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस will be the perpendicular distance of 20 cos 30, and this distance will be the perpendicular distance of 20 sin 30 फोर्स। तो यहाँ से हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर आएगा और ये वैल्यू भी 1 मीटर आएगी। सो वी कैन राइट r इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू, अब जो r इंटू एक्स है उसका अगर मूवमेंट हम देखें अबाउट पॉइंट बी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया है। दिस शुड बी इक्वल टू अब मूवमेंट ऑफ 20 कॉस 30 देखे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव आएगा। 20 कॉस 30 इंटू 1 मीटर, एंड जो 20 साइन 30 है उसका भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो वो भी हमारा नेगेटिव आएगा, 20 साइन 30 इंटू 1। सो दिस इज़ r इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से जो हम कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी -18.32। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे -18.32 डिवाइडेड बाय r। अब r की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 18.32 अपॉन r की वैल्यू जो है दैट इज़ 66.53 न्यूटन। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 0.41 मीटर। ओके, सो 0.41 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट बी ये वैल्यू आ रही है। अब नेगेटिव साइन का ये मतलब है यहाँ पे कि जो हमने x इस डायरेक्शन में यहाँ पर लिया था, अब ये x इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, मींस जो रिजल्टेंट यहाँ पर आने वाली है
दैट विल बी समवेयर हेयर, और डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट विल बी 0.41 मीटर। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव साइन का। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, वो साइड इज 2 मीटर, along AB, BC, CD and DA act forces equal to 1 meter, 2 meter, 8 meter, 5 sorry meter not meter 5 Newton along AC, BD। AC और BD के along जो forces है वो 5/2 और 2/2 है। Show that they are equivalent to a couple whose moment is equal to 16 Newton meter। अब क्या है कि हम पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं पहले, तो कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी। ओके, अब जो फोर्स लग रही है ए बी के अलोंग, जो फोर्स लग रही है दैट इज 1 न्यूटन, एंड जो बी सी के अलोंग फोर्स लग रही है दैट इज 2 न्यूटन, सी डी के अलोंग 8 न्यूटन एंड डी ए के अलोंग 5 न्यूटन। ओके, दीज आर द फोर्सेस। अब यहाँ पर क्या है कि ए टू सी फोर्स लग रही है, जो ए टू सी पॉइंट है इनके बीच में फोर्स जो लग रही है दैट इज़ 5/2। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए टू सी, एंड दूसरी जो फोर्स लग रही है दैट इज़ बी टू सॉरी डी टू बी, डी से बी के अलोंग भी फोर्स लग रही है। दिस इज़ द फोर्स ए टू सी दैट इज़ 5/2 and this is the force 2/2 from D to B। ओके, अब यहाँ पर बोला है कि ये फोर्स सिस्टम एज ए कपल एक्ट कर रहा है, इसको प्रूव करना है। तो कोई फोर्स सिस्टम कपल एक्ट तब करता है जब उसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो आए। ओके, क्योंकि कपल का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होता है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक को या प्रॉपर्टी ऑफ कपल में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। अब हमें क्या है कि हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले समीशन ऑफ एफ एक्स विल बी 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 8 न्यूटन जो है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जो इफेक्ट बचता है वो 5/2 और 2/2 का बचता है। तो यहाँ पर 5/2 पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगी, 5/2 इसका जो कंपोनेंट है, यहाँ पर हम अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखें तो 45 का एंगल बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है, दिस विल बी cos 45 डिग्री। अगर 2/2 की बात करें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी, फोर्स यहाँ पर आएगी 2/2, तो यहाँ पर 2/2 cos 45 आएगा क्योंकि एंगल यहाँ पर 45 आने वाला है, प्लस 2/2 cos ऑफ 45। ओके, सो जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा हमारा। समीशन ऑफ एफ वाई जो है वो कैलकुलेट करो। अब 1 न्यूटन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2 पॉजिटिव वाई की तरफ, 8 का कोई इफेक्ट नहीं है, और -5 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी के साथ 5/2 वर्टिकल साइन 45 कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, लेकिन 2/2 का जो कंपोनेंट है साइन 45 दैट विल बी नेगेटिव, और ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके ज़ीरो आ रही है। तो इन द सेंस अगर रिजल्टेंट हम निकालेंगे √f(f(x)² प्लस f(y)² तो वो हमारा ज़ीरो आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फोर्स सिस्टम है दिस इज़ एक्टिंग एज ए कपल। ओके, ये कपल के इक्विवेलेंट हम इसको मान सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास ये भी प्रूव करना है कि जो इसका मूवमेंट है दैट इज़ इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट अबाउट ए अगर हम निकालें सभी फोर्सेस का, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 न्यूटन फोर्स जो है वो ए पर ही आ रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट पर ही है। 5 न्यूटन का भी ए पॉइंट पे है, और 2/2 न्यूटन का भी, सॉरी 5/2 का भी यहीं पर ही है, ए पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन। तो जिसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट पे एक्ट करता है जिस पॉइंट पे मूवमेंट होती है, तो वो उसकी मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है, तो ये हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो बचता है दैट इज़ ओनली 8 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एंड 2/2 न्यूटन। सो यहाँ से हम सबसे पहले 2 न्यूटन की बात करें, जो मूवमेंट होगी दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस है ये 2 न्यूटन जो फोर्स है
इसकी लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस तरफ को होगी, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर। वैसे ही जो 8 न्यूटन फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर, जो स्क्वायर की साइड है। ओके, तो यहाँ से फिर हम 8 न्यूटन की जो फोर्स है उसका मूवमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, 8 × 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अंडर रूट 2 जो फोर्स है उसके हमने कंपोनेंट किए, तो एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट पर ही आ रही है, तो इसका मूवमेंट तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो वाई के अलॉन्ग हमारा कंपोनेंट जो जा रहा है, दिस कंपोनेंट 2 √2 sin 45, दिस कंपोनेंट गेट नेगेटिव मूवमेंट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगी इसकी, दैट विल बी 2 √2 sin 45, और डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ 2 मीटर। ओके, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 16 न्यूटन मीटर के इक्वल आ रहा है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब फोर्सेस दे रखी है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन एक्ट्स अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ, एफ ए। तो ये कंटिन्यू ऑर्डर में ही चल रही है फोर्सेस। इफ़ each side is 0.2 meter, find the sum of the moments of the forces about the center of forces। अब सेंटर ऑफ फोर्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स सपोज दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट इज़ द सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हर एक फोर्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल सके। सबसे पहले तो कॉर्नर के नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, दिस इज़ एफ। ओके, ए टू बी जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, और बी टू सी 2 न्यूटन, नेक्स्ट वन इज़ द 4 न्यूटन, next is 3 Newton and 5 Newton, and next is 6 Newton। This is the let's suppose O point। अब O point से हमने हर फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R, S, T एंड U। अब हमें यहाँ पर जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ OP, और वो इक्वल होगा OQ के, दैट विल बी इक्वल टू OR, दैट विल बी इक्वल टू OS, दैट विल बी इक्वल टू OT, दैट विल बी इक्वल टू OU। ओके, ये सारे जो डिस्टेंसेस है वो सेंटर पॉइंट से, रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि, तो ये सारे जो है इक्वल होंगे। ओके, अब क्या है कि अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, कोई एक ट्राइंगल ले लें, लेट्स सपोज we take a triangle OQCO, OCQ या OQC ट्राइंगल ले, तो इस केस में क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर अप्लाई करें, OC² शुड बी इक्वल टू OQ² प्लस QC²। अब यहाँ से हमें OQ निकालना है, और बाकी वैल्यू जो है यहाँ पर, ये जो OC है वो इक्वल टू होगा 0.2 मीटर, क्योंकि साइड्स जो है वो 0.2 मीटर दे रखी है, तो वो इसके इक्वल आने वाला है। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर अगर हम देखें, तो ये परपेंडिकुलर जो इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वन इज़ द दिस, वन इज़ दिस। तो ये जो पार्ट्स है दिस इज़ 0.1 0.1, क्योंकि साइड टोटल 0.2 है, तो QC भी 0.1 हो गया। दिस इज़ 0.2 होल स्क्वायर OQ² प्लस QC जो है वो 0.1 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे OQ की वैल्यू, OQ इज इक्वल टू, जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 0.1732 मीटर। ओके, अब ये सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल है, तो ये सारी वैल्यू 0.1732 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे है, लेट्स सपोज अगर मूवमेंट अबाउट O निकालना है,
तो सभी फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गए हैं। 1 न्यूटन जो फोर्स है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट दिस फोर्स, और एंटी क्लॉकवाइज इसका इफेक्ट है, दूसरी फोर्स का भी एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी, सभी फोर्सेस का जो है एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, तो सारी फोर्सेस प्लस के साइन के साथ आएगी। 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.1732 प्लस 2 इंटू 0.1732, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ओ पी, उसकी वैल्यू सेम है, ओ क्यू उसकी वैल्यू भी सेम है, फिर आएगा ओ आर उसकी वैल्यू भी सेम है। तो मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 इंटू 0.1732 प्लस 3 इंटू 0.1732 प्लस प्लस 5 इंटू 0.1732 एंड प्लस 6 इंटू 0.1732। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3.64 न्यूटन मीटर विल बी द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास फोर्सेस दे रखी है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। ये वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो सेम वही कंडीशन है, लेकिन अभी मूवमेंट कहाँ निकालना है, मूवमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी 1 न्यूटन, हेयर इट वाज 2 न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी 4 न्यूटन, और यहाँ 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। सो जो फोर्सेस जैसे लाइन पर लग रही थी वो फोर्सेस हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या है कि अब जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब बात करें 6 न्यूटन फोर्स और 1 न्यूटन फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पर ही आ रही है, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनका हम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ जो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन की फोर्स, 2 न्यूटन की जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा। लेट्स सपोज दिस इज द D1, ओके, ये डिस्टेंस होगा, और सेम वही डिस्टेंस हमारा इस तरफ को भी वही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा जो हम बात कर रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स का। लेट्स सपोज दिस इज D4, एंड यहाँ से अगर हम बात करें पॉइंट सी तक, ए टू सी, तो ये ए टू सी एंगुलर पॉइंट जब हम यहाँ पर मैच करेंगे तो वो उसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर आएगा, 4 न्यूटन फोर्स के परपेंडिकुलर ए टू सी लाइन आएगी। तो यहाँ ए टू सी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस विल बी D2, दिस विल बी D3, और ये जो है D3 हमारा 3 न्यूटन की फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, D4 निकालना है, ताकि हम फटाफट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए निकाल सके। तो D1 की बात करें अगर, D1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो लेंथ है ए टू बी दैट इज़ 0.2 मीटर, और हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल, फोर्सेस के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल आता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये वाला जो एंगल आएगा दो फोर्सेस के बीच में, एक फोर्स हमारी ये वाली, एक साइड हमारी ए बी होगी, दूसरी साइड हमारी बी सी होगी, तो इनके बीच में जो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। ओके, तो ये 60 हो गया, ये 90 है, तो बचा ये वाला एंगल, ये होगा 30 डिग्री। तो ये जो लेंथ है ये 0.2 है, तो D1 विल बी 0.2 कॉस 30 डिग्री, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1732 कैलकुलेट करके, और दिस विल बी इक्वल टू D4 ऑल्सो। D4 में भी सेम वही कंडीशन है, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, और जो अंदर वाला है ये वाला एंगल है स्मॉलर एंगल, दिस विल बी 30 डिग्री। तो D4 भी सेम वैल्यू आएगी, D2 और D3 ये भी सेम वैल्यू आने वाली है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है कि ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। एक ट्राइंगल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाली ट्राइंगल, दिस इज ABC, ABC ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में क्या है, जो दो फोर्सेस है, फोर्सेस नहीं साइड्स बोलेंगे, दो साइड्स जो है उनके बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, दैट इज़ 120 डिग्री। ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस ट्राइंगल से। तो हमारे पास जो AB है वो दे रखा है, BC है वो दे रखा है, और एक एंगल दे रखा है जो AB और BC के बीच में है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ, अब कोसाइन लॉ क्या बोलता है कि अगर हम बात करें एंगल की, कॉज ऑफ एंगल 120 डिग्री, ये अगर कैलकुलेट करना हो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ किसी भी ट्राइंगल में, तो क्या करना पड़ता है, जो साइड ये एंगल बना रही है दैट इज AB साइड, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड BC स्क्वायर, माइनस जो अदर साइड है, सामने वाली साइड जो ये एंगल नहीं बना रही है, दैट इज AC। कौन कौन सी साइड हमने ऐड की, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो एंगल बना रही थी, फिर हमने उससे माइनस किया AC स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू BC जो एंगल बना रही थी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कोसाइन लॉ से, ये फॉर्मूला। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, वेक्टर एडिशन से इसको हम प्रूव भी करते हैं। तो ये आपने शायद फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में आपने किया भी होगा। तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ से हम कैलकुलेट करें, अगर AC की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC कॉज ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है वो 0.2 है, प्लस BC जो है वो 0.2 है, माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू कॉज ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू 0.346, और ये वैल्यू हमारी D2 और D3 की है 0.346 मीटर। ओके, तो अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब फोर्सेस की कैलकुलेट कर दी है। तो अब लास्ट में हम निकालेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 न्यूटन की फोर्स काउंट में होगी, 4 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन होगा और 5 न्यूटन होगा। 6 न्यूटन और 1 न्यूटन यहाँ पर काउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट A से ही जाके मिल रही है। ठीक है, तो 2 न्यूटन की फोर्स की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका इफेक्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे। 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D1, दैट इज 0.1732, प्लस अगेन 4 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, 4 इंटू D2 की वैल्यू जो है वो है 0.346 एंड प्लस 3 न्यूटन, और D3 की वैल्यू 0.346 प्लस 6 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.1732, दैट इज़ द D4। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 3.634 न्यूटन मीटर। सो दिस इज़ द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बॉय एंड गर्ल carry a weight of 900 Newton between them by means of a uniform rod of 3 meter long and weighing 600 Newton, where the weight must be placed so as the boy may bear twice as much that of weight that of a girl। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले एक रॉड ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 3 मीटर।
ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अब जो पॉइंट ए पर क्या है, पॉइंट ए पर हम ले रहे हैं बॉय, और जो पॉइंट बी है वहाँ पर हम ले रहे हैं गर्ल। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी दैट इज आर ए। अब बॉय और गर्ल उन्होंने इसको पकड़ के रखा है रॉड को। अब रॉड का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट ऑफ रॉड एक्ट करेगा डब्ल्यू आर, दैट विल बी इक्वल टू 600 न्यूटन जो है वो वेट दे रखा है किसका, रॉड का। ओके, और जो वेट उठा रहे हैं ये लोग दैट इज़ 900 न्यूटन। लेट्स सपोज वो 900 न्यूटन जो वेट उठा रहे हैं इस रॉड पे वो कहीं यहाँ पर एक्ट कर रहा है 900 न्यूटन। ओके, और टोटल लेंथ जो है वो 3 मीटर है इस रॉड की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज दैट इज एक्स। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मूवमेंट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और लास्ट वाली जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में कि बॉय मस्ट वियर ट्वाइस एज मच वेट एज दैट ऑफ ए गर्ल, तो यहाँ पर जो आर ए की वैल्यू है आर ए दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी। जो गर्ल है उसके ट्वाइस जो है वेट उठा रहा है बॉय, तो यहाँ पर वेट जो है उसकी रिएक्शन लगेगी जो वेट बियर कर रहे होंगे बॉय एंड गर्ल। सो तो फर्स्ट हम मूवमेंट निकालेंगे अबाउट पॉइंट बी। लेट्स सपोज मूवमेंट एट पॉइंट बी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मूवमेंट एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू 0। तो सभी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालें। तो आर ए, फर्स्ट हम आर ए लेंगे, दिस इज द आर ए, और टोटल लेंथ जो है 3 मीटर है। सो यहाँ से हमारे पास आर ए इंटू 3, और ये हमारा क्लॉकवाइज होगा तो दिस विल बी ना नेगेटिव। एंड फिर हम बात करेंगे डब्ल्यू आर की। डब्ल्यू आर इज़ द 600 न्यूटन। 600 न्यूटन जो फोर्स है उसका जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा 600 इंटू 1.5। 900 भी एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, दैट इज 900 इंटू अभी होगा 3 माइनस एक्स एट पॉइंट बी। अब यहाँ से अगर हम आर ए इंटू 3 इसको इक्वल के उधर ले जाएं, बाकी टर्म्स यहीं पर ही रहेगी। 1.5 प्लस 900 इंटू 3 माइनस एक्स, एंड यहाँ से अगर हम आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर ए विल बी 600 इंटू 1.5 प्लस 900 3 माइनस एक्स अपॉन 3। सो आर ए विल बी इक्वल टू 200 इंटू 1.5 प्लस 300 into 3 minus x. Okay, this will be equal to 300 common ले ले तो this will be 1 plus 3 minus x, 300 into 4 minus x. This is the RA, value of RA. Now we have to take movement about point A. And movement about point A should be equal to 0 also. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज आर बी इंटू 3। अब जो आर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रही है, माइनस अब जो 600 है इंटू 1.5 वो हमारा
क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव आएगा। और उसी तरह 900 भी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है, 900 इंटू एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आर बी इंटू 3 इक्वल के इधर रखे और बाकी वैल्यू उधर ले जाए, दिस विल बी 900 इन एक्स प्लस 600 इंटू 1.5, और यहाँ से आर बी अगर कैलकुलेट करें तो दिस विल बी 300 प्लस 300x, और 300 अगर कॉमन ले तो 1 प्लस एक्स, दिस इज द आर बी। अब आर ए जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर बी, तो आर ए की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 300 प्लस 300x, दिस शुड बी इक्वल टू 300 इंटू 4 माइनस 300x। तो यहाँ से ये हो गया 600 प्लस 600x, दैट शुड बी इक्वल टू 1200 माइनस 300x। अब जो x वाली टर्म है वो एक तरफ कर देते हैं, और जो विदाउट x है वो इक्वल के एक साइड कर लेंगे। 600 इधर है तो 300 यहाँ से इधर ले जाएंगे तो वो 900 हो जाएगा उस तरफ। दिस इज 900x, दिस शुड बी इक्वल टू, और इस तरफ को 1200 है, 1200 और 600 इधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 600, सो x विल बी 6/9। सो जो x की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके 0.67 मीटर आ रही है, सो दिस इज़ द 0.67 मीटर। तो 900 जो है वो 0.67 मीटर के आसपास लगना चाहिए फ्रॉम पॉइंट ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके पास सेफ्टी वॉल्व का दे रखा है, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, सेफ्टी वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम मैं सीधा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑफ सेफ्टी लीवर, दिस इज ए लीवर। यहाँ पॉइंट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द फलक्रम, यहाँ पर फलक्रम लगा होता है, यहाँ पर आपका डेड वेट कनेक्ट होता है WD, और जो डेड वेट है यहाँ पर वो दे रखा होगा, वेट ऑन द लीवर इज 300 न्यूटन। तो ये जो है वेट 300 न्यूटन दे रखा है, ओके। एंड यहाँ कहीं वॉल्व होता है, वॉल्व का वेट भी दे रखा होगा, इफ़ द वेट ऑफ वॉल्व इज 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन जो है वो यहाँ एक्ट कर रहा है। फिर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G, वहाँ पर लीवर का वेट एक्ट कर रहा होगा, लीवर आर्म वेट 25 न्यूटन, तो ये 25 न्यूटन है, ओके। तो फोर्सेस हमने सारी लगा दी है। एक फोर्स रहती है जो है वॉल्व स्टीम प्रेशर की फोर्स ऑन वॉल्व, तो वो यहाँ पर वॉल्व पे एक्ट करती है वर्टिकली, P इंटू ए जिसे कहते हैं हम, ए इज एरिया ऑफ द वॉल्व। अब नेमिंग कर देते हैं, दिस इज V, दिस इज G, दिस इज D, डेड वेट। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है आपके पास वो दे रखा है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 0.75 मीटर है, एंड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, वॉल्व से फलक्रम का डिस्टेंस 80 mm दे रखा है, और वॉल्व से CG का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 100 mm, ओके। और वॉल्व का डाया दे रखा है 70 mm। अब 70 mm डाया दे रखा है, तो एरिया अगर कैलकुलेट करें वॉल्व का, दैट विल बी π/4 इंटू D², तो वहाँ से एरिया आ जाएगा। और P इंटू ए जो है वो प्रेशर एक्ट कर रहा है स्टीम का अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या है, हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द स्टीम, P कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है।
तो मैं मोमेंट की इक्वेशन यहाँ पर बना लेता हूँ. अबाउट फलक्रम जो है समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एफ शुड बी इक्वल टू 0. अब सारी फोर्सेस का मूवमेंट हम एफ के अलोंग निकालें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 न्यूटन फोर्स लेते हैं. तो 60 न्यूटन 60 इंटू अब जो डिस्टेंस है दैट इज़ वी एफ, और ये हमारा क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होगा, और P इंटू ए जो फोर्स है उसका डिस्टेंस होगा V इंटू एफ, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिया. फिर 25 जो न्यूटन है उसका भी हमारा क्या रहेगा, दिस इज़ 0.75 अपॉन 2. तो इसका जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दिया मैंने, क्योंकि G जो है एट मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज. फिर हमारा जो WD है 300 न्यूटन, इसका भी हमारा जो है वो एक्ट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन. दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब P इंटू ए इंटू वी एफ, ये डिस्टेंस हम यहाँ पर दे रखा है, डिस्टेंस P निकालना है, एरिया यहाँ से निकल जाएगा, एरिया D आपके पास दे रखा है. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब बाकी जो हमारी फोर्सेस है उनके मूवमेंट हम इस तरफ को ले आते हैं इक्वल के, प्लस 25 इंटू 0.75 अपॉन 2 प्लस 300 इंटू 0.75. ओके, तो यहाँ से P इंटू ए, यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो, P की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ से इस इक्वेशन से. ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने सॉल्व करना है और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना है कि क्या आंसर आता है. अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा P का, दैट विल बी 60.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके आसपास आपकी वैल्यू आनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. सारी फोर्सेस y की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस तरफ को नेगेटिव y की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा. और रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस जो है वो इन सब का सम होता है, तो इन सब को प्लस करना पड़ेगा. 4 8 8 16 12 और ये 48 न्यूटन के आसपास आएगा. तो दिस इज़ द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमारी कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी. लेट्स सपोज हम भी रिजल्टेंट यहाँ पर ले रहे हैं पॉइंट x के डिस्टेंस पे. दिस इज़ द r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी. अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस पोजीशन पे वो लाई कर रहा है. लॉ ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ मूवमेंट. तो उसमें क्या बोलता है कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट. तो रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है, अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज़ द पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पे जो मूवमेंट सारी फोर्सेस का आ रहा है वो रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा. और रिजल्टेंट का मूवमेंट जो है r इंटू एक्स वो लेंगे. r इंटू एक्स, इसका जो मूवमेंट है वो नेगेटिव आएगा, और बाकी फोर्सेस का मूवमेंट लेना पड़ेगा अबाउट पॉइंट ए. तो 8, ये भी नेगेटिव आएगा, 8 इंटू 0.6 माइनस 8 इंटू, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया 1.5 माइनस 16 इंटू टोटल डिस्टेंस 2.7 माइनस 12 इंटू 3.3. अब ये हो गया माइनस r इंटू एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 9.6. अभी माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 99.6 अपॉन r, और r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो r की वैल्यू वो पुट कर देंगे 48. तो x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी 2.075 न्यूटन. तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो कहीं हमारी इस पॉइंट पे एक्ट करेगी जहाँ पर a से डिस्टेंस जो है 2.075 के आसपास हो जाए. ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ एक्ट करेगी. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें क्या है कि कपल ऑफ ए मूवमेंट दे रखा है आपको 120 न्यूटन मीटर इज फाउंड टू एक्ट ऑन ए डिस्क इफ
couple force of 80 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, फाइंड द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो सबसे पहले हम एक डिस्क ड्रॉ करते हैं। तो डिस्क जो है वो सर्कुलर होती है, दैट वाज दिस इज द डिस्क। अब अगर यहाँ पर हमें कपल लगाना है इस डिस्क पे, तो कपल जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन एक ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। दिस विल द फोर्स, और फोर्स यहाँ पर दे रखी है 80 न्यूटन, F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, दोनों तरफ हमने लगाया। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कपल के बीच में होगा, दैट विल बी द डाया ऑफ, D इज डाया ऑफ डिस्क। ओके, अगर हम मूवमेंट कैलकुलेट करें, मूवमेंट ऑफ कपल, so movement of couple is given by force into perpendicular distance। तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 120 न्यूटन मीटर, एंड फोर्स दे रखी है 80 न्यूटन, और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो डी यहाँ से कैलकुलेट करो 120 अपॉन 80, विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू, जो डी की वैल्यू हमारी आ रही है दैट इज़ 1.5 मीटर। ओके, ये हमारा डाया आ गया। अब पूछा है रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए r इज इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज r इक्वल टू, अब जो रेडियस है वो इसका हाफ आ जाएगा 0.75 मीटर। ओके, दिस विल बी द रेडियस ऑफ डिस्क। वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वन इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अनदर वन इज़ द यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, इसको यूडीएल भी बोलते हैं। अब यूडीएल के केस में क्या हो रहा है, पर अगर वेट एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, इस स्पैन पे। अब जो स्पैन है, स्पैन यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे जहाँ तक वेट एक्ट कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस लेंथ पे। लेट्स सपोज लेंथ इज गिवन एज x, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा x है, x मीटर, ठीक है। तो x मीटर पर w किलो न्यूटन मीटर की फोर्स लग रही है। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जो x डिस्टेंस पे यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है दैट इज w किलो न्यूटन पर मीटर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है, किलो न्यूटन की जगह न्यूटन मीटर भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स सिस्टम जो बन रहा है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल शो हो रहा है। यहाँ पर जो बन रहा है वो एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। अब जो टोटल फोर्स यहाँ पर काउंट होगी दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में जो ये वाली साइड है ये है इंटेंसिटी ऑफ, रेक्टेंगल में ये वाली जो साइड है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ वेट। वेट की इंटेंसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, दैट इज़ W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, W है। और जो लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज स्पैन, दिस वैल्यू इज़ x। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, और इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना हो सो एरिया विल बी, यहाँ पर एरिया जो निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ, W इंटू एक्स, और इसके जो यूनिट आने वाले हैं दैट विल बी द किलो न्यूटन। तो मीन्स जो एरिया है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल। सो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एरिया इज इक्वल टू फोर्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो टोटल फोर्स यहाँ पर एक्ट हुई है दैट इज इक्वल टू W इंटू एक्स। तो मतलब अब अगर मुझे ये सारे सिस्टम को
एक कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना हो तो वो कंसंट्रेटेड लोड कहाँ पर एक्ट करेगा, दैट विल बी एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये कंसंट्रेटेड लोड जो है वो एक ही लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लेते हैं, x/2 के डिस्टेंस पे, दिस इज़ द x/2 एंड दिस इज़ द x/2, हाफ हाफ के डिस्टेंस पे हम जो है g वैल्यू लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मीन्स अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, दिस डिस्टेंस लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस अगर x है, तो जो x/2 के डिस्टेंस पे यहाँ पर जो वेट एक्ट करेगा, दैट वेट विल बी w इंटू एक्स। और ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, x/2 के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। जो ये स्पैन था उसके हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। जो ये स्पैन था जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था, यहाँ पर जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था, उसके हाफ डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से उसके हाफ डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा। और जो वेट यहाँ पर आने वाला है दैट इज़ एरिया के इक्वल, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। अब जो सेकंड केस है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। वेरिंग लोड में क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो है कॉर्नर पे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हाईएस्ट, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेंथ है, दिस विल बी द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ वेट, दैट इज़ इक्वल टू W किलो न्यूटन पर मीटर लेट्स सपोज। और यहाँ से भी जो डिस्टेंस है वो स्पैन जो लेंथ है दैट इज़ लेट्स सपोज एक्स के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखने में आपको पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स। अब यहाँ पर अगर टोटल फोर्स इस सिस्टम की निकाली जाए यूनिफॉर्म वेरिंग लोड की, तो वो क्या आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज, अगर ये एक्स है, दिस इज द बेस, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, एक्स इंटू डब्ल्यू, तो दिस इज इक्वल टू W(x/2). अब जो वेट यहाँ पर एक्ट करेगा दैट इज W(x/2). अब ये वेट कहाँ एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एट द CG पॉइंट, CG ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का CG जो है ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज गिवन बाय h/3। h होती है हाइट, हाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राइंगल की मेज़र की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x/3 फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस है x/3 पे ये एक्ट करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x ले रहे थे, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x/3। अब x/3 के डिस्टेंस पे हमारी जो है वेट एक्ट करेगा, दिस वेट ऑफ मैग्नीट्यूड W इंटू x/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल जो है ये वेट एक्ट करेगा। सो ये है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब इसमें एक और केस बनता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में, यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक केस बनता है, लेट्स सपोज इस तरफ को जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वेट की दैट इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसमें देखने में क्या आ रहा है, नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है। तो ये नीचे वाला जो है ये आपका निकलेगा फॉर 20 किलो न्यूटन इंटेंसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और रेक्टेंगल लेट्स सपोज दिस इज़ द लेंथ L ऑफ रेक्टेंगल, और ये ऊपर वाला जो है ट्राइंगल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़ीरो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर आपके पास वेट बच रहा है। टोटल हमारे पास मिला के ये 50 के इक्वल था, ओके। तो इसको यूनिफॉर्म वेरिंग से सॉल्व करेंगे, इसको UDL से सॉल्व करना पड़ेगा, रेक्टेंगल से सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाला ट्राइंगल से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया। तो इस केस में दोनों लोड जो है
वो एक्ट कराएंगे तो जो हमारा रेक्टेंगल वाला होगा वो सेंटर पे आएगा L/2 के डिस्टेंस पे, ठीक है। और जो हमारा ट्रायंगल वाला लोड है वो हमारा यहाँ से L/3 के डिस्टेंस पे एक्ट करेगा as per the area of triangle, as per the area of rectangle. So moving on to last question. तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक कैंटिलीवर दे रखा है। कैंटिलीवर मीन्स जिसमें फिक्स सपोर्ट यहाँ पर लगी हो एट पॉइंट ए एंड फ्री एट पॉइंट डी, और दूसरा जो पॉइंट है वो फ्री होता है तो उसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट, यहाँ पर रिएक्शन आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है पॉइंट मार्क कर देना है, दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। अब यहाँ पॉइंट ए की बात करें तो जब फिक्स सपोर्ट आपके पास यूज़ में होती है तो फिक्स सपोर्ट में जो रिएक्शंस आपके पास आती है, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगी, एक वर्टिकल आएगी। ओके, दिस इज नोन एज RAH एट पॉइंट ए हॉरिजॉन्टल एंड रिएक्शन एट पॉइंट ए टू वर्टिकल। और साथ में जब फिक्स सपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें दो रिएक्शन के साथ एक मूवमेंट भी आती है, मूवमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर लगा है UDL लगा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 15 किलो न्यूटन मीटर का। तो 15 × 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 30। तो 30 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो हम 2 मीटर के हाफ डिस्टेंस पे लेंगे, मतलब 1 मीटर पे हम जो वेट लेने वाले हैं, दिस वेट विल बी in downward direction, this weight will be 30 kilonewton and this distance will be 1 meter। और यहाँ जो पॉइंट बी है वहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर फर्दर। और यहाँ पर जो वेट लग रहा है दैट इज़ दिस वेट, ये आपके पास दे रखा है 30 किलो न्यूटन। और नेक्स्ट जो वेट है वो आपके पास दे रखा है 20 किलो न्यूटन। और लास्ट में बी पॉइंट पे जो वेट दे रखा है दैट इज़ also 12 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन एंड 12 किलो न्यूटन। और जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस भी 1 मीटर है आगे और उसका डिस्टेंस भी 1 मीटर है आगे। ओके, बैलेंस करें वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को तो रिएक्शंस कैलकुलेट कर देंगे और मूवमेंट की इक्वेशन से हम मूवमेंट MA निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल फोर्सेस है इनका बैलेंस देखें तो ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फोर्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड और ये एक अपवर्ड। तो अपवर्ड जो रिएक्शन और एक्शन फोर्सेस है ये बैलेंस होनी चाहिए। जितनी भी अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल के एक तरफ लिखो और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो सारी प्लस करके इक्वल के एक तरफ लिखते हैं। तो ये सारी मिलके हमारे पास जो फोर्सेस आ रही है दीज आर इक्वल टू 92 किलो न्यूटन। ओके, अब अगर हम हॉरिजेंटल वाला देखें तो हॉरिजेंटल की तरफ कोई फोर्स नहीं है, कोई बैलेंस फोर्स नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर जो RAH होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, जो फोर्सेस है समीशन ऑफ F(x) निकालना है, समीशन ऑफ Fy निकाला है, वो 0 के इक्वल करना है और फिर आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेनी है। तो दोनों रिएक्शंस यहाँ पर कैलकुलेट होगी 92 एंड 0। अब बचता है मूवमेंट कैलकुलेट करने को। तो हमें क्या करना है, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए निकालना है। तो जो मूवमेंट ए हमने यहाँ पर रिएक्शन से लिया था MA वो ऑलरेडी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको पहले ही पॉजिटिव लेंगे। फिर 30 किलो न्यूटन वाली जो फोर्स है उसका जो मूवमेंट है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे और 1 का डिस्टेंस है पॉइंट ए तक। फिर नेगेटिव ऑफ 30 ये 2 का डिस्टेंस है, फिर नेगेटिव ऑफ 20 ये 3 का डिस्टेंस हो जाएगा।
फिर 12 इंटू 4, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एम ए निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे, 30 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 48, ओके। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो एम ए की वैल्यू जो है, एम ए इज इक्वल टू 198 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट लिखने बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द आंसर। जो यहाँ पर एम ए लग रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया, रिएक्शंस भी हमने कैलकुलेट कर दिए, ओके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।